के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। Then the second last question is, can the tax auditor prepare and file ITR of say proprietary firm subjected to tax audit? And last question, which is a kind of burning question. The burning question is, can you deposit tax on behalf of your non-company client? Let me make a small correction here. Non-company client. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आप ये बताइएगा, जो लास्ट का सवाल है, कैन टैक्स ऑडिटर प्रिपेयर फॉर टैक्स, दे सकते हैं? मोहित जी, आपको कोई उत्तर हो इसके लिए? और अगर आखिरी सवाल पर आ जाए तो वो सवाल भी है, कैन यू डिपॉजिट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर नॉन कंपनी क्लाइंट? तो मान लीजिए आप किसी एचयूएफ को ऑडिट करते हैं, तो क्या उसका टैक्स आप जमा करा सकते हैं? टैक्स कुड बी इनकम टैक्स ऑल्सो, जीएसटी ऑल्सो। एनी आंसर्स? Okay, so I presume there is no answer. Yes, tax can be deposited. Yes, tax can be deposited. अच्छा, तो आप इस वाले आंसर को माइंड में रखिएगा, कुछ समय के बाद शायद ये आंसर नो हो जाए। सो वी विल कैप्चर ऑल दीज इश्यूज। पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और देखिएगा इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं और कि जो खास चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आप नोट कर लें, क्योंकि वो डिस्कशन वाला एजेंडा जो है वो पीपीटी में शायद ना हो। तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऑडिटर्स हैं, तो क्या हमें ये चेक करना है या नहीं कि उस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई की? कंपनीज के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं, लेकिन नॉन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अगर नॉन कंपनी क्लाइंट है, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है, और उसने एएस फॉलो नहीं किए, तो उस केस में बीइंग ऑडिटर्स हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। उसके पीछे बहुत सी वजह है। पहली वजह है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, और दूसरी वजह है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैं आपको कुछ अभी दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, और ध्यान दीजिएगा जो वर्ड्स मैंने बोल्ड और हाईलाइट कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की। वी नो वेरी वेल दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट इज हैविंग टू शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। सो आई विल गो इनटू सेकंड शेड्यूल व्हिच इज रिलेवेंट फॉर टुडेज डिस्कशन। ध्यान दीजिएगा सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या लिखा गया है। मैं केवल वो वाली बातें पढ़ूंगा जो अभी के लिए रिलेवेंट है, जो बाकी पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जब मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की डिस्कशन करूंगा तो बाकी पॉइंट्स पढ़ूंगा। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 states that a member in practice shall be guilty of professional misconduct if, तो member in practice का मतलब क्या हो गया? For example, tax auditor. A member in practice shall be guilty of professional misconduct if he, please focus on the words which are underlined, if he fails to report a material misstatement. If he fails to report a material misstatement. आप देखिएगा वर्ड्स क्या लिखे हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आप सोचिए अगर एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है और आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, चाहे टैक्सेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं या बैंक में सबमिट करने के लिए कर रहे हैं, आप ये किस प्रकार कह पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की, वो मटीरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं है? मीनिंग thereby, in order to assess whether the information contained in the financial statements of non-corporate entity is materially misstated or not, you have no other option but to check the compliance of applicable accounting standards. I emphasize the word applicable accounting standard. तो क्या एएस एप्लीकेबल है, कौन सा एएस एप्लीकेबल है, वो हम अभी बाद में चर्चा में लेकर आएंगे। सेकंड शेड्यूल के अंदर फिर लिखा गया, a member in practice shall be guilty of professional misconduct if he is grossly negligent in conduct of his professional duties. अब सवाल ये उठता है कि जो ये बात लिखी गई, is grossly negligent in conduct of his professional duties, इसके बारे में क्या कुछ लिखा गया है? क्या कहीं लिखा गया है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का जब आप ऑडिट करते हैं
तो आपकी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये रिपोर्ट करना है कि उस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ने एएस को कंप्लाई किया कि नहीं किया. सो आंसर इज यस. आंसर इज यस. फ्रॉम दिस वेरी क्लिप, two things are coming out, which I must emphasize again. Number one, to assess whether the financial statements of a non-corporate entity are containing material misstatements or not, you have no other option but to check the compliance of accounting standards as applicable. Number second, if you have not checked the compliance of accounting standards being complied with or not by the non-corporate entity, then you will be deemed as grossly negligent in your professional duties. Now the question arises, where it is written that it is your professional duty to ensure that the non-corporate entity has complied with the accounting standards or not. For this very professional duty, we do have financial reporting framework as well as preface to the statements of accounting standards. तो आप ICA.org की साइट पे जाएंगे तो आपको ये प्रीफेस मिलेगा. Preface to the statements of accounting standards, which is mandatory in nature for all the members in practice. जितने ही members in practice हैं उनके लिए mandate है कि उन members को जो ये प्रीफेस दिया गया है इसमें लिखी गई बातों को फॉलो करना है. तो मैं इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने पीपीटी पर लिख दी हैं. ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं और अंडरलाइन है. इस प्रीफेस का जो पैरा नंबर 6.1 है, at para 6.1 of the preface says that the accounting standards will be mandatory from respective dates mentioned in the accounting standards. तो इस सेंटेंस का कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी एएस में लिखी होगी उस डेट या उसके बाद से वह एएस मैंडेटरी हो जाएगा. अब जो काम की बात आती है वो ध्यान दीजिएगा. द मैंडेटरी स्टेटस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड implies that while discharging their attest functions, their का मतलब क्या है यहां पर? members in practice. While discharging their attest functions, it will be the duty. It will be the duty. Duty का मतलब क्या हो गया? आपकी professional duty है. It will be the duty of members of the institute to examine whether accounting standard is complied with in the presentation of financial statements covered by their audit. मैं बाकी वाला पोर्शन बाद में पढ़ता हूं. जो ये वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ा जो रेड से हाईलाइटेड है, ये पैराग्राफ क्या कहता है? इंस्टीट्यूट ने ये एक ऑब्लिगेशन दिया मेंबर्स इन प्रैक्टिस को कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करते हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करते हो, उसमें आपकी ये ड्यूटी है कि आप एग्जामिन करें कि एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है. आप देखिए वर्ड्स क्या लिखे गए हैं. Financial statements covered by their audit. The word used is audit, meaning thereby it can be any kind of audit. It could be audit under taxation laws like income tax, GST, or it could be the audit under allied laws. For example, आप cooperative societies की बात करें तो cooperative societies एक्ट के अंदर भी बात की गई है ऑडिट की. अगर आप बात करें LLP एक्ट की तो वहां पर ही बात की गई है ऑडिट की. तो मैं भी दिखाऊंगा वो वाले जो एक्ट्स हैं, आपको डिटेल में लेके चलूंगा. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, अगर किसी प्रकार का भी एक्सटर्नल ऑडिट होता है, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे जीएसटी ऑडिट हो, चाहे एलएलपी ऑडिट हो, चाहे सोसाइटी ऑडिट हो, तो उस ऑडिट के दौरान बीइंग ऑडिटर्स ऑफ दैट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक एग्जामिन करें कि क्या उस एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की है कि नहीं की है. और फिर क्या लिखा गया? पैरा 6.1 आगे बोलता है, in the event of any deviation from the accounting standard, it will be their duty. Again duty word use किया गया. It will be their duty. Their का मतलब क्या हुआ? Members in practice as auditors. It will be their duty to make adequate disclosures in their audit reports. Words लिखे audit reports. In their audit reports so that the users of financial statements may be aware of such a deviation. तो यहां पर पैरा नंबर 6.1 से क्या बात साबित हो गई कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि जो आपका ऑडिटी नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है, जो आपका ऑडिटी नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है, अगर उसने एएस फॉलो नहीं किए जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो उस वाली डिविएशन का आप रिपोर्ट करेंगे अपनी रिलेवेंट ऑडिट रिपोर्ट में. पैरा 3.3 एक बात और बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन्ड टू अप्लाई टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ध्यान दीजिएगा वर्ड्स क्या है? अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
which are subject to the attest function of the members of ICAI. तो जो शब्द लिखे गए हैं अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बड़े काम के शब्द हैं। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, अभी से क्लियर होगा। विच आर सब्जेक्ट टू अटेस्ट फंक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आईसीआई। आप देखिएगा जो पैरा 6.1 है उसमें वर्ड ऑडिट लिखा है, और जो पैरा 3.3 है उसमें वर्ड अटेस्ट लिखा है। तो दोनों में कोई तो अंतर होगा, उस अंतर पे भी आएंगे, लेकिन एक चीज है जो साफ हो जाती है, चाहे तो आप ऑडिट फंक्शन कैरी आउट करें, चाहे आप अटेस्ट फंक्शन कैरी आउट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपके ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि आप ये एग्जामिन करेंगे कि रिलेवेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ने एएस को फॉलो किया है कि नहीं किया है। और अगर आप ऐसा एग्जामिनेशन कैरी आउट नहीं करते हैं तो सेकंड शेड्यूल के तहत इट विल बी रिजल्टिंग इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बात यहां खत्म नहीं होती है। इससे पहले मैं सवाल पूछूं अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के संदर्भ में, एक और चीज जानने वाली है। आप देखिए वर्ड्स क्या लिखे हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमें यहां पर यह भी जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पैरा 3.4 डिफाइन करता है। और क्या डिफाइन किया? द टर्म जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट वेयर एवर एप्लीकेबल, and the statements and explanatory notes which form part thereof issued, अब ध्यान देने वाली चीज है, issued for the use of various stakeholders, governments and their agencies and the public. References to financial statements in this preface and in the standards issued from time to time will be construed to refer the general purpose financial statements. यानी कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है तो है, एंड वेरियस नोट्स टू अकाउंट्स। और ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इशू की जाती हैं, गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए इशू की जाती है, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देयर एजेंसीज एंड द पब्लिक। अब आप यहां से एक चीज तो समझ लीजिए, तो जी साफ हो जाती है कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स के बिना अधूरी हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, एग्जैजरेशन नहीं होगा कि आपने भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे होंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म के या पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स या तो होते नहीं है, और यदि हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं। तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा। अब ये चीजें पढ़ने और समझने के बाद आपके लिए सवाल उठता है, जरा सवाल का जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जवाब दें आप। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक एचयूएफ है, से राम एंड सन्स एचयूएफ, तो ये हो गया आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। दिस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अप्रोच्ड यू फॉर preparation for attestation of provisional financial statements so that it can avail funding from bank. नाउ आपके लिए जो सवाल है वो सवाल ये आता है, whether you will examine compliance of AS while attesting such provisional financial statements, और किसी किसी जगह पर मान लीजिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, इसमें आपका क्या जवाब होगा? तो आपके पास अगर ये एचयूएफ आता है और कहता है कि मेरी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप अटेस्ट कर दीजिए ताकि मैं बैंक से लोन ले सकूं, या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आता है, कहता है अटेस्ट कर दीजिए ताकि मैं लोन ले सकूं बैंक से, और आप इसके ऊपर अपनी सील लगाते हैं, साइन करते हैं, स्टैंपिंग वगैरह कर देते हैं, तो क्या उस केस में आपको ये चेक करना है या नहीं कि ये जो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं? एनी आंसर? इसका कोई आंसर हो आपके पास तो बताइए।
So I presume there is no answer. You have to check compliance of AS by virtue of mandate given by, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं अभी, given by SAE 3400. SAE 3400 deals with standard on assurance engagement. 3400 deals with report on prospective financial information. I repeat, report on prospective financial information read with preface to accounting standards. और जो ये वाली बात मैंने लिखी है, जो आंसर में मैंने बात लिखी है, इट इज नथिंग बट इज ए काइंड ऑफ अटेस्टेशन फंक्शन फॉर अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप देखिए जो आखिरी में अल्फाज लिखे हैं, अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये यहां पर कवर हो जाता है. तो बाय वर्च्यू ऑफ पैरा 3.3 ऑफ प्रीफेस रेड विद SAE 3400, जब इस तरह की कोई अटेस्टेशन आप करते हैं प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आपको वहां भी चेक करना है कि रिलेवेंट एप्लीकेबल AS कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं. यहां तक कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. मोहित जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. एक मिनट सर, मैं चैट बॉक्स में लेट मी जस्ट चेक. सर क्वेश्चन तो नहीं है. एक सर जनरल मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप एज ए सीए आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं कर सकते. मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन वी शुड टेक व्हाइल साइनिंग ए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जनरली वो लोन वगैरह के पर्पस के लिए. मोहित जी, जो लोग कहते हैं कि आप साइन नहीं कर सकते, असल में उन्होंने एक जजमेंट आया था ITAT का, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन चालू हो गई इंडस्ट्री के अंदर. ओके. ऐसा है नहीं. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बकायदा अटेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रिकॉशंस की आप बात पूछ रहे हैं, वो प्रिकॉशंस लिखी गई हैं SAE 3400 में. ठीक सर. होता क्या है, अगर मैं उन्हें लाइटर साइड बात करूं, तो जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमूमन तौर पे देखने को मिलती हैं, वो 4 या 5 पेज की देखने को मिलती हैं, जिसके ऊपर CA स्टैंप लगाकर साइन कर देते हैं, इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बिफोर अस, ऐसा लिख के. तो ये जो तरीका है गलत है. जो प्रॉपर तरीका है वो SAE 3400 का है. उदाहरण के लिए ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप फाइनेंशियल इस तरह के टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी अजम्पशंस ली गई हैं प्रोजेक्शंस की, वो आप प्रॉपर डिस्क्लोज करें, उन एजम्पशंस का जस्टिफिकेशन डिस्क्लोज करें, AS की कंप्लायंस जो हुई है उसके नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोज करें, एंड सो ऑन. और फिर लेटर हेड के ऊपर CA अपनी रिपोर्ट देगा, और वो जो रिपोर्ट देगा उसका बकायदा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, जो कि SAE 3400 परिभाषित करता है. तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप SAE 3400 का फॉर्मेट जरूर देखें. ICAI.org के साइट पे ये स्टैंडर्ड पूरा अवेलेबल है. तो वो 4-5 पेज की जो स्टेपलर वाली रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट नहीं है, वो तो है ही गलत. राइट. तरह की जो रिपोर्ट बनेगी वो बनेगी SAE 3400 के हिसाब से. ठीक सर. अब बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चैलेंजेस की. ध्यान दीजिएगा, एक बात तो तय है, जितनी भी बातें हमने अभी तक की, एक बात तो तय है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हमें कब चेक करनी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज ऑडिटर्स, हमें तब चेक करनी है जब उस गिवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का किसी भी कानून के तहत ऑडिट होता है, या किसी भी कानून के तहत हमें अटेस्टेशन करना पड़ता है. अगर हम लोगों को बीइंग ऑडिटर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं करने NCE के, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेस्ट नहीं करने हैं NCE के, then there is no question of compliance of accounting standards. So what I have done is I have tried to compile various legal requirements meant for NCEs whereby audit may be required. For instance, number one is legal requirements under Income Tax Act 1961. So we do have section number 145, and it says income chargeable under the head profits and gains of business or profession or income from other sources shall be in accordance with cash or mercantile system of accounting and ICDS. तो ये तो आप भली बात ही जानते हो, जब टैक्स ऑडिट होता है तो फॉर्म 3CD के क्लोज नंबर 13 में we have to give reconciliation of applicable AS and ICDS as applicable.
Now section 145 capital A also has prescribed method of accounting in certain cases. Section 44AB requires tax audit whenever the given assessee goes beyond the applicable thresholds, जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 लाख as the case में भी हो सकता है. So meaning thereby from this very clip what I am bringing to limelight is, if your non-corporate client is covered within the ambit of tax audit under Income Tax Act, then being the tax auditor you have no other option but to examine whether such non-corporate client has complied with applicable accounting standards or not. तो यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म क्लाइंट है या पार्टनरशिप फर्म क्लाइंट है या एचयूएफ क्लाइंट है और आप उसका टैक्स ऑडिट करते हो, तो उस क्लाइंट ने जो भी उसके ऊपर एएस एप्लीकेबल थे वो कंप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं, ये भी आपको चेक करना है. और अगर कंप्लायंस नहीं हुई है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको फॉर्म 3CB में करनी होगी. वो रिपोर्टिंग कैसे होगी फॉर्म 3CB में, इसके लिए हैव टू रेफर गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट एज वेल एज SA 700 सीरीज. आगे अगर बढ़े, मान लीजिए आपका नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है LLP. तो LLP के लिए क्या लिखा गया LLP एक्ट में? We do have section 34 of LLP Act, but it says each LLP is required to maintain books of accounts either on cash basis or accrual basis according to double entry system of accounting, and these should be kept at registered office. रूल नंबर 24 आता है. रूल नंबर 24 का सब रूल नंबर 2 कहता है अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस फॉर मनी रिसीव्ड, स्पेंट एटसेट्रा इंक्लूडिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, इन्वेंटरीज, WIP एटसेट्रा. ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी आती है. रूल 24(8) का प्रोवाइजो कहता है LLP audit is required if its turnover exceeds rupees 40 lakhs or its contribution exceeds rupees 25 lakhs. So now it may be a situation कि LLP may not be under the purview of tax audit because the turnover is not going beyond rupees 1 crore. But because turnover is more than 40 lakhs, LLP audit still is required. And अगर LLP का audit हो रहा है तो being auditor आप इसकी रिपोर्ट देंगे, और अगर आप इसकी रिपोर्ट देंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि उस LLP ने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की है या कंप्लायंस नहीं की है. ऐसी हम अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 सेक्शन 17(1) इज देयर व्हिच सेज रजिस्ट्रार शैल ऑडिट, या तो रजिस्ट्रार खुद ऑडिट करेगा और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम अकाउंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी वंस at least in every year. Section 17(2) कहता है the audit under subsection 1 shall also include examination of overdue debts if any and a valuation of assets and liabilities of the society. So अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने आपको एंगेज किया कि आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करें, तो जब आप ये ऑडिट करेंगे तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट. उस केस में आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एप्लीकेबल एएस की कंप्लायंस की है या नहीं की है. Having said that, मान लीजिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अगेन द सेम एनालॉजी वी कैन ड्रॉ. सेक्शन 70 का सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 71 says every multi state cooperative society shall cause to be audited by an auditor its accounts at least once in each year, and the appointment of auditor is till the conclusion of next annual general meeting. तो जाहिर सी बात है अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आप किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करेंगे तो भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसी सोसाइटी ने एएस का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया. देखिए वाली बात इंपॉर्टेंट क्यों, मैं फिर से दोहरा दूं. अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यू हैव टू कंप्लाई, यू मींस द कंपनी हैज टू कंप्लाई एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. लेकिन जितने भी हमने अभी एक्ट्स देखे, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे आपका LLP एक्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो, इन एक्ट्स में लिखा नहीं गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया वो कंप्लाई करने हैं. तो कंप्लाई नहीं हुए हैं, इसके लिए कहां लिखा गया है? इसके लिए लिखा गया है प्रीफेस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. एंड ICAI being the accounting regulator, auditing regulator of the nation, it becomes your duty as an auditor by virtue of second schedule of Chartered Accountants Act to check whether such accounting standards have been complied with or not by the non-corporate entities. हालांकि चेकअप करना है जब आप इन एंटिटीज का ऑडिट करते हैं किसी भी स्टैट्यूट के अंदर. तुम क्यों पढ़ रहे हो? किसी से मैंने जब सवाल पूछा था तो जवाब आया था कि अमेंडमेंट आई थी 2020 में. तो जरा अमेंडमेंट की बात करते हैं और उस सवाल का जवाब भी निकल जाएगा.
क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए ये अमेंडमेंट है और मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि जब आप इस साल यानी कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 जब आप अपने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का टैक्स ऑडिट करें तो जो चर्चा अभी होने वाली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर उसका खासम खास ध्यान रखें। माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 22 years have given me a kind of this statement which I am going to deliver now. In my experience, I have seen that most of the tax audit reports are not observing anything on the compliance of accounting standards. काफी लोगों को तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि टैक्स ऑडिट के दौरान हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है फॉर अ एनसीई। इट इज अ टोटल बिग मिसकॉन्सेप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें आपके सामने आ रही है। 1/4/2020 को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेबिलिटी स्टेटस है वो चेंज हो गया by virtue of the council meeting which held on March 18 to 19 of 2021 year. Now the scheme of applicability has been revised for non-corporate entities, and the scheme of applicability of accounting standards to non-corporate entities shall become effective. In fact, it has become already effective for the accounting periods commencing on or after 1st April 2020. तो 1 अप्रैल 2020 से जो न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इफेक्टिव हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 31/3/2021 के दिन जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लोज करेंगे तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को ये चेक करना है कि क्या वह एंटिटी जो रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एएस एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से कंप्लायंट है या नहीं है। जो पुरानी स्कीम थी उसके अंदर जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी उनको केवल 3 भागों में बांटा गया था, लेवल 1 एंटरप्राइज, लेवल 2 एंटरप्राइज एंड लेवल 3 एंटरप्राइज। लेकिन जो नई स्कीम आई है उस नई स्कीम के अंदर जो एंटिटीज हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो रिवाइज क्राइटेरिया के हिसाब से आज जो क्लासिफिकेशन है वो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। अब इसमें जो ये येलो से हाईलाइटेड है इस पे जरा गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। लेवल 1 एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई इन फुल विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने AS1 से लेकर AS29 तक इशू किए हैं। तो जो ये AS1 से AS29 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन टोटलिटी लेवल 1 एंटिटीज हैव टू कंप्लाई विद इट। और जो बाकी एंटिटीज हैं लेवल 4, लेवल 3 एंड लेवल 2, these respectively are the entities which are given certain relaxations and exemptions। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 4 पॉइंट्स देखें जो ब्लू में लिखे गए हैं, level 1 entities are now called as large size entities, level 2 entities are now called as medium size entities, level 3 entities are now called as small size entities, and level 4 entities are now called as micro entities. So you will find that this classification is in sync with the new classification criteria of micro, small and medium enterprises. Having said that, तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 में क्लासिफाई करना है। ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आप 31/3/2021 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार उठा लीजिएगा और एनालाइज कर लीजिएगा कि जो आपका नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो किस लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन में फॉल करता है। तो पहला क्राइटेरिया देखिएगा, इफ द नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट is having the equity or debt securities listed or in the process of listing, in that very case it will go into level 1 criteria. It will never go into level 2, level 3 और level 4 criteria. तो आपके लिए सवाल है, मुझे एग्जाम्पल दीजिए एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जिसका इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड हो सकता है। आई रिपीट, मुझे कोई उदाहरण दीजिए ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जिसका इक्विटी और डेट सिक्योरिटी लिस्टेड हो सकता है। तो इसको सोचिएगा, आप जवाब बाद में दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। दूसरा क्राइटेरिया, अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इनटू बैंकिंग बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस बिजनेस shall always be classified as level 1 entity. अगली चीज, all those commercial, industrial and business reporting entities, ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस है, चैरिटेबल नहीं है। तो ऐसी वो एंटिटीज जो कि नॉन कॉर्पोरेट हैं and which are into commercial, industrial and business activities, they will be classified into level 1, level 2, level 3 or level 4 if any of these parameters are fulfilled.
तो आप देखेंगे टर्नओवर पैरामीटर है, बोरोइंग पैरामीटर है, होल्डिंग सब्सिडरी पैरामीटर है। तो मैं मोटी मोटी चीज एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम पिछले साल में 250 करोड़ से ज्यादा था, तो वह चली जाएगी लेवल 1 क्लासिफिकेशन में। 250 करोड़ रुपए तक था लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा था, तो चला जाएगा लेवल 2 में। 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर था लेकिन 10 करोड़ से ऊपर था, वो चला जाएगा लेवल 3 में। और ऐसी कोई एंटिटी जो लेवल 1 में नहीं आ रही, लेवल 2 में नहीं आ रही, लेवल 3 में नहीं आ रही, वो चला जाएगा लेवल 4 में। आप देखेंगे जो क्राइटेरियाज हैं विद इन ब्रैकेट्स मैंने लिखा हुआ है अर्लियर ₹50 करोड़, तो ये पुराने पैरामीटर्स हैं जो 1/4/2020 के बाद से लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से आपका बोरिंग पैरामीटर है, बोरिंग की जो लिमिट्स है वो भी एनहांस की गई हैं, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक ले गए एंड सो ऑन। तो पहली चीज तो आपके लिए कहीं नोट कर लीजिए, पहला स्टेप तो ये है कि 31/3/2021 के दिन आप ये चेक करें, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पर आप ये चेक करें कि आपका जो नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर लेवल 1 में हुआ तो सभी के सभी एएस लागू हो जाएंगे। लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 में हुआ तो कुछ एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी। वो एग्जम्पशंस क्या होंगी, वो रिलैक्सेशंस क्या होंगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल उठता है, मान लीजिए एक ट्रस्ट है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। नाउ दिस चैरिटेबल ट्रस्ट इज selling certain books in its campus on commercial basis। मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर के बरामदे में एक बुक स्टॉल लगाया गया और वो मंदिर जो है वो बुक्स बेच रहा है कमर्शियल बेसिस पर, उसके लिए पैसे चार्ज कर रहा है, और उस मंदिर का मान लीजिए ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस मंदिर को एएस कंप्लाई करने पड़ेंगे, बिकॉज द वर्ड्स यूज्ड हियर आर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटीज कमर्शियल नेचर की हैं, कुछ एक्टिविटीज कमर्शियल नेचर की हैं, तो क्या ऐसी ट्रस्ट को एएस वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे? एक नया उदाहरण बना लेते हैं, मंदिर का एग्जाम्पल लेते हैं। मंदिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, लेकिन मंदिर के पास एक बहुत बड़ा कंपाउंड अवेलेबल है एंड उस कंपाउंड को जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पार्किंग फीस चार्ज की जाती है। तो अगर वो मंदिर का ट्रस्ट पार्किंग फीस चार्ज कर रहा है तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। तो उस सूरत में सवाल उठता है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे उस ट्रस्ट को? एनी आंसर? मोहित जी, कोई आपका जवाब हो? सर मेरे अकॉर्डिंग करने नहीं होने चाहिए सर, क्योंकि दैट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। इट इज नॉट ए कमर्शियल एंटिटी, दे आर डूइंग सम ऑक्सिलरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर आप वाली बात को लिया जाए और मैं अजम्पशन लूं कि ये वाला व्यू काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, तो उसके तहत तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी सूरत में जब आप अपना ऑडिट रिपोर्ट देंगे इस तरह की ट्रस्ट के लिए तो आपने गलती कर दी। रीजन भी ध्यान दीजिएगा, पैरा नंबर 3.3 ऑफ प्रीफेस टू द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट से दैट एएस अप्लाई। ध्यान दीजिएगा, जो ये पैराग्राफ लिखा है ना, पैराग्राफ गाइडेंस नोट में भी है और प्रीफेस में भी है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये वाली हो सकता है कि जो डेफिशिएंसी है काफी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स में हो। What the institute stated in guidance note as well as preface, AS apply in respect of commercial, industrial और business activities of an enterprise। यहां तक तो हम सहमत हैं ही, लेकिन साथ में यह भी लिखा गया, in case of charitable or religious organizations, AS will not apply if all, the word is all, activities of such organizations are not of commercial, industrial or business nature. For example, an activity of collecting donations and giving them to flood affected people. In other words, exclusion of an entity from the applicability of the AS would be permissible only if no part of the activity of such entity is commercial, industrial or business in nature.
अब ये जो आगे पढ़ रहा हूं ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टर कंप्लायंस हो जाता है. The guidance note as well as preface stated that even if a very small portion, the words are small portion, even if a very small portion of the activities of an entity is considered to be commercial, industrial, or business in nature, then it cannot claim exemption from application of AS. The AS would apply to all its activities, including those which are not commercial, industrial, or business in nature. इससे क्या सामने चीज आ रही है? जो मैंने एग्जाम्पल लिया, जहां पर बुक्स की सेल हो रही थी कमर्शियल बेसिस के ऊपर, जहां पर पार्किंग फीस चार्ज हो रही थी कमर्शियल बेसिस के ऊपर, although these activities may be very minute in nature, but because they are having commercial sense, business sense, in that very case, no exclusion from applicable AS is there. No exclusion from applicable AS is there. आपको AS फॉलो करने पड़ेंगे. तो ये ध्यान देने वाली बात है. अगर आप किसी ऐसी चैरिटेबल संस्था का ऑडिट करते हैं तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या वह संस्था AS के कंप्लायंस परयू से बाहर है या नहीं है. It will be your professional wisdom and a call there too to make an assessment whether such very charitable organization is 100% carrying out charitable activities or not. Even if minute percentage, say 1%, is involved with commercial sense or business sense, then there is no exclusion from applicability of accounting standards. I believe this point is clear to each one of you. अब जो नई स्कीम आई एएस एप्लीकेबिलिटी की, तो मैंने आपको बताया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 कैटेगरीज में एनसीईज को डिवाइड किया गया है. तो ये एक मैंने तैयारी की है, लिस्ट बनाई है कि कौन से एएस एप्लीकेबल हैं, कौन से एएस बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है और कौन से एएस सर्टेन रिलैक्सेशन से एग्जम्पशंस के साथ एप्लीकेबल है. तो लिस्ट आप देख लीजिएगा. बस एक चीज मैं जरा हाईलाइट कर दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देखिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता है. लेवल 1 पे तो सारे ही स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, तो यहां तो एप्लीकेबिलिटी की बात करी थी. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 एंटरप्राइजेस. ऐसे अगर आप देखें AS14 अमालगमेशन की बात करता है. AS14 is not applicable to level 4 entities but is applicable to level 1, level 2 and level 3 as the case may be. इसी तरह से अगर हम बात करें, मैं एक दो चीज और दिखा देता हूं, फिर हम एग्जम्पशंस की लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस हैं. आप इसमें देखिएगा एएस नंबर 28. एएस नंबर 28 बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स की. लेवल 4 पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 पर सर्टेन एग्जम्पशंस के साथ एप्लीकेबल है. और मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि काफी सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी होंगी आपके पास एज क्लाइंट्स जहां पर इंपेयरमेंट प्रोविजन बनाया भी नहीं गया होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सच वेरी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉलिंग इनटू लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कैटेगरी. तो ये वाली जो लिस्ट है, ये तो आपको जो पीपीटी मिलेगी आप इसको हैंडी कर लीजिएगा. दिस इज द कंप्लीट लिस्ट. मैं आता हूं एक नई चीज पर. देखिएगा क्या कहा गया. डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं. सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि एमएसएमई जिस भी लेवल में आती है, एमएसएमई जिस भी लेवल में आती है और उस लेवल में आने के बाद जो भी एग्जम्पशंस उसको दिए गए हैं, जो भी एग्जम्पशंस उसको दिए गए हैं, वह एग्जम्पशंस जो उसने अवेल किए हैं उसको डिस्क्लोज किया जाए. देखिए कैसे लिखा गया है. MSME which avails the exemptions or relaxations given to it shall disclose by way of note to its financial statements the fact that it is an MSME, the level of MSME, and that it has complied with the accounting standards insofar as they are applicable to it. और अगर MSME ने ये ऑप्शन लिया कि हमें कोई एग्जम्पशन अवेल नहीं करना, कोई रिलैक्सेशन अवेल नहीं करना, so whereby these enterprises are opting not to avail any of the exemptions or relaxations, the same fact shall also be disclosed. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लास्ट ईयर में लेवल 1 कैटेगरी में आते थे और बाद में आप लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 कैटेगरी में आ गए, या आप लेवल 2 कैटेगरी में आते थे और बाद में आप लेवल 3 या लेवल 4 कैटेगरी में आ गए. तो सवाल उठता है कि अगर आपका कैटेगरी अपर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आ जाता है, तो द वेरी मोमेंट यू कम इनटू लोअर कैटेगरी, will the exemptions and relaxations available to you? Answer is no.
these exemptions or relaxations will not be available to you immediately. You have to wait for 2 consecutive years. देखिए कैसे लिखा गया, the entity will not qualify for exemption or relaxation available to that level until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years. तो 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा. And the same thing applies for other levels also. जैसे लेवल 2 से लेवल 3 लेवल 4 में जाना या लेवल 3 से लेवल 4 में जाना. यहां पर भी कथा समाप्त नहीं होती, आगे भी कुछ लिखा गया है. ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लेवल 2 लेवल 3 या लेवल 4 को छोड़कर बड़े लेवल में आ जाएं, लेवल 1 में आ जाएं एंड सो ऑन. अगर ऐसा हो कि यू बीइंग MSME आर नो लॉन्गर एलिजिबल टू अवेल एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन, तो सवाल उठता है कि क्या कोरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के आपको फिगर्स रीस्टेट करने पड़ेंगे? आंसर इज नो. जस्ट जो रेड में लिखे हैं वर्ड्स उस पर ध्यान दीजिएगा. The figures for corresponding period of previous accounting period need not be revised merely by reason of its having ceased to be covered under level 1, level 2, level 3, level 4. The fact that previous period figures have not been revised shall also be disclosed in the notes to the financial statements. आपको याद हो जब सेशन शुरू किया था तो मैंने सवाल पूछा था कि कंपैरेटिव्स देने होते हैं कि नहीं देने होते हैं. यहां ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने सवाल पूछा था तो इसका उत्तर यह आया था कि 2020 में अमेंडमेंट आया. मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं. अमेंडमेंट केवल इस चीज को लेकर आया कि जो एंटिटीज पहले लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 होती थी, आज उनके 4 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. द ओनली क्राइटेरिया व्हिच हैज अंडरगोन अ चेंज इज only and only in respect of classification of enterprises into 4 levels, level 1, 2, 3 and 4. Otherwise there is no change. जो कंपैरेटिव्स की बात आप सामने देख रहे हो, ये वाली बात पहले भी थी, लेकिन ये वाली बात पहले केवल लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए होती, सॉरी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए होती थी. आज की बात करें तो क्या हो रहा है, ये वाली बात अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 4 के लिए भी होने लग गई है. तो there is no change as far as comparatives are concerned. अभी मैं थोड़ी देर के बाद AS1 का भी आपको पैराग्राफ दिखाऊंगा एक. तो AS1 read with this announcement of 2020 as well as the announcements made in past for old classification of enterprises. It will be wrong to say that comparatives were not required. Comparatives were required and comparatives are required even today. So it's my humble recommendation कि जिस क्लाइंट का जो कि नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है आप ऑडिट करते हैं, प्लीज आस्क योर क्लाइंट to furnish even the comparatives, that is corresponding previous year financial statements. यहां तक आपको कोई सवाल है तो आप नोट कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद मैं सवाल लूंगा आपसे. अब देखिए एक लिस्ट बनाई है मैंने कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशन अवेलेबल है. आप देखिएगा इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी लेवल 1 नहीं लिखा हुआ है. लेवल 1 अगर नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, लेवल 1 नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि लेवल 1 पर तो सभी के सभी एस एप्लीकेबल हैं. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन. तो इसलिए यहां पर लेवल 1 की बात मैंने नहीं की है. अब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की बात करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. पहले ये बात करता था फिक्स्ड एसेट्स की. अब जो नया AS 10 आया है ये बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की. नया AS 10 आने की वजह से जो पुराना AS 6 डेप्रिसिएशन का था और जो पुराना AS 10 फिक्स्ड एसेट्स का था वो डिलीट हो गया है और इसके बदले आ गया AS 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब देखिए लेवल 2 को तो कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई है, देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर लेवल 2. हाउएवर लेवल 3 एंड लेवल 4 इनको एग्जम्पशंस हैं. क्या एग्जम्पशंस हैं? अकाउंटिंग से कोई एग्जम्पशन नहीं है, एग्जम्पशन है केवल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से. अब क्या एग्जम्पशन है देखिएगा. द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरली आइडल PPE. PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुल्ली डेप्रिसिएटेड PPE दैट इज स्टिल इन यूज. फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ PPE द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द असेट्स बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल. यानी कि आपको नॉर्मली क्या देना पड़ता है, रिवैल्यूड अमाउंट एज वेल एज द कॉस्ट अमाउंट. एंड लास्टली कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल. तो ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो इसका डिस्क्लोजर लेवल 3 और लेवल 4 करने की आवश्यकता नहीं है. तो आई विल नॉट गो थ्रू एंटायर लिस्ट.
आपको जो पीपीटी मिलेगी आप देखिएगा। मैं एक बड़ी अहम चीज पर आना चाह रहा हूं, लेकिन उसको दिखाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, गूगल पर सर्च करे बिना जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपकी कैटेगरी है लेवल 4 की या लेवल 3 की, और एक हमारे पास स्टैंडर्ड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो बात करता है करंट टैक्स की एंड डेफर्ड टैक्स की। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको कि नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है जो लेवल 3 या लेवल 4 में फॉल करता है, तो क्या इस क्लाइंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 फॉलो करना है? मोहित जी को आपका जवाब हो इसके लिए? चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। तो ये लिस्ट में गो थ्रू नहीं कर रहा हूं बिकॉज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिस्ट है, आपको जब लिस्ट मिलेगी आप इसको हैंडी कर लीजिएगा। एग्जाम्पशंस के लिए देखिए, पहला है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 आपकी बात करता है फॉरेक्स ट्रांसलेशन डिफरेंसेस की, AS13 बात करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, AS15 बात करता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर डिस्काउंटिंग का आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है कि डिस्काउंटिंग आप ना करें चल जाएगा, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास एम्प्लॉयज जो है 50 से ज्यादा या 50 तक है। फिर आता है आपका AS19 लीज अकाउंटिंग का। लीज अकाउंटिंग के लिए भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि देयर इज नो नीड टू गिव मैच्योरिटी एनालिसिस, कि रिपोर्टिंग डेट के अगले 12 महीने में कितना अमाउंट ऑफ रेंट पेबल होगा, 12 महीने के बाद अगले 3 सालों में कितना पेबल होगा एंड सो ऑन। अभी जो काम की चीज है ना वो AS22 है। अगर आपका एंटरप्राइज लेवल 1 कैटेगरी में है, लेवल 2 कैटेगरी में है या लेवल 3 कैटेगरी में है, तो देयर इज नो एग्जाम्पशन, आपको AS22 पूरा फॉलो करना है। आपको करंट टैक्स भी बनाना है और डेफर्ड टैक्स भी कंप्यूट करके उसका अमाउंट भी प्रोवाइड फॉर करना है। लेकिन अगर आपका एंटरप्राइज लेवल 4 में जा रहा है, तो उस केस के अंदर देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड फॉर डेफर्ड टैक्स, ओनली करंट टैक्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। तो आप देखिएगा लेवल 4 में क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज ओनली एप्लीकेबल। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ करंट टैक्स। और आपके तजर्बे में भी आपने देखा होगा काफी सारी ऐसी एंटिटीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, लेवल 1 में आ जाएंगी, लेवल 2 में आ जाएंगी, लेवल 3 में आ जाएंगी, वो AS22 फॉलो नहीं करते हैं, केवल एक एंट्री पास कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल की। तो जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल की एंट्री पास करते हैं तो वो AS22 पूरा कंप्लाई नहीं हुआ। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस व्यू में बैठे हैं कि AS कंप्लाई कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी प्रॉपर, बिकॉज AS में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो अगर एक तरफ आप बोलते हो कि मैंने AS का कंप्लायंस किया, लेकिन मैं जब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के नोट्स देखता हूं तो नोट्स टू अकाउंट्स पूरे होते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? AS कंप्लाई पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। ऐसी AS26 है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है, इसकी भी आप जो एग्जाम्पशन है एक बार देख लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं। AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात करता है, इसमें जो एक खास एग्जाम्पशन आती है वो ये आती है कि जो इंपेयरमेंट लॉस है, व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? असेट का कैरिंग अमाउंट यानी कि WDV, देन असेट का रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? फॉर इंस्टेंस असेट्स को यूज करने से जो कैश फ्लो जनरेट होंगे इससे आने वाले 5 सालों में, इसका PV निकाल लीजिए, वो हो जाएगा वैल्यू इन यूज। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज का डिफरेंस है, जहां पर रिकवरेबल अमाउंट इज मोर देन, सॉरी, जहां पर WDV इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो ये इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वैल्यू न्यूज निकालने के लिए PV मत निकालो, कोई और रैशनल मेथड भी यूज कर सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो। ऐसी AS29 जो प्रोविजंस की बात करता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करता है, देयर इज नो नीड टू गिव मूवमेंट एनालिसिस कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, साल भर में कितना प्रोविजन ऐड हुआ, कितना प्रोविजन रिवर्स हुआ, क्लोजिंग कितना बच गया, ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। आप एक खास ध्यान दीजिएगा, जो ये एग्जम्पशंस हैं ये ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल नहीं है, ये तभी अवेलेबल है जब आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी स्पेसिफाइड लेवल्स में फॉल कर रहा है। लेवल 2 में आए, लेवल 3 में आए, लेवल 4 में आए, लेवल 1 में अगर है तो कोई भी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। यहां तक आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक जो हमने सवाल कवर कर लिए हैं वो सवाल नंबर, ये जहां से शुरू किया तो वहीं पर आते हैं। यहां पर हमने सवाल नंबर 1 कवर कर लिया है, सवाल नंबर 2 कवर कर लिया है, सवाल नंबर 2 के बारे में छोटी सी बात और करनी है, हम करेंगे अभी। सवाल नंबर 3 पेंडिंग है, सवाल नंबर 4 पेंडिंग है, बाकी सवाल अभी पेंडिंग है। तो यहां तक जो लेखा जोखा आता है, अगर मैं सिंगल सेंटेंस में इस बात को कन्फाइन करूं तो सिंगल सेंटेंस में बात ये आती है, इफ अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी is subjected to any external audit or any kind of attestation function, then
such entity is not having any leverage, is not having any benefit to do not comply with the applicable accounting standards. The applicable accounting standards shall be based upon the classification criteria, level 1, level 2, level 3, level 4. So at a global level, there is no wholesale exemption. Exemption is based upon the specific coverage of the entity. While giving the audit report, if auditors have not ensured, have not examined whether relevant AS have been complied with or not and have not reported that very non-compliance, they will be deemed guilty of professional misconduct. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी तो एक खास ध्यान देखिएगा, जो पैरा 8 और पैरा 9 है AS1 का, वो भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स की बात करता है. देखिए किस प्रकार से. The purpose of this standard, this means AS1, is to promote better understanding of financial statements by establishing through an accounting standard the disclosure of significant accounting policies and the manner in which accounting policies are disclosed in the financial statements. तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये भी आ जाती है जब आप AS फॉलो करते हैं गिवन एंटिटी के लिए, तो नोट्स टू अकाउंट्स आर मस्ट. Such disclosures would facilitate a more meaningful comparison between financial statements of different enterprises, and it is assumed that accounting policies are consistent from one period to another. So when you say it is assumed that accounting policies are consistent from one period to another, it will be wrong to say that I will not give comparative financial statements. तो comparative financial statements देने के लिए आपके पास दो चीजें सामने आ गई. एक तो ICAI का अनाउंसमेंट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस का, और एक AS1 का पैरा नंबर 8 और 9 आ गया. So please provide comparative financial statements or corresponding previous year figures even in respect of non-corporate entities. एक सवाल मैंने पूछा था, मैं सवाल आपको दोबारा दिखा देता हूं. If a non-corporate entity, say proprietorship firm, is subjected to tax audit, whether any disclosure is required in notes to accounts under MSMED Act. देखिए इस बात से तो भली बातें परिचित हैं. अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करें और उसका टैक्स ऑडिट होता हो तो फॉर्म 3CD के क्लोज नंबर 22 में तो उसकी रिपोर्टिंग होती ही है. देखिएगा क्लोज नंबर 22 ऑफ फॉर्म 3CD क्या कहता है, ऑडिटर्स हैव टू रिपोर्ट अबाउट दिस वेरी फैक्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट. तो मैं यहां पर फॉर्म 3CD की बात नहीं कर रहा. मेरा प्रश्न ये है कि अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है तो क्या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर MSMED एक्ट के अंदर जो डिस्क्लोजर्स लिखे गए हैं वो करने होंगे. अगर आप शेड्यूल 3 रेफर करें ना तो शेड्यूल 3 के अंदर भी MSMED एक्ट के डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन हम उनको बोलते गलत हैं. हम बोलते हैं कि शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर है. दोस डिस्क्लोजर्स अबाउट MSME given in schedule 3, they have been borrowed from MSMED Act itself. Now what does MSMED Act says? सेक्शन 22 आता है. सेक्शन 22 कहता है वेयर एनी बायर, देखिए वर्ड्स क्या लिखे हैं, एनी बायर. अब ये बायर कॉर्पोरेट भी हो सकता है, नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है. Where any buyer is required to get his annual accounts audited under any law for the timing in force. So जब हम बोलते हैं under any law, it could be even income tax act. किसी भी कानून के तहत किसी प्रकार का बायर अगर अपने एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट कराएगा, then such buyer shall furnish the following additional information in his annual statement of accounts. तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसको पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5 जो सेक्शन 22 में लिखे गए हैं उसका डिस्क्लोजर देना होगा. ये जो पांचों पॉइंट हैं वही पॉइंट हैं जो आप शेड्यूल 3 में भी देखते हो. तो अगर मान लीजिए मैं आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखूं और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ में लगे हुए प्रोप्राइटरशिप फर्म के एनुअल अकाउंट्स देखूं और उसके अंदर अगर MSME के डिस्क्लोजर्स नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट कह पाऊंगा कि यस आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन फॉर्म 3CB में आपने कर नहीं रखा है. तो एक तरफ हम फॉर्म 3CB में बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, and form 3CD is reflecting true and correct view. True and correct view की बात तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि 3CD आज का लेक्चर का टॉपिक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात करें तो आप एक तरफ कहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म आर ट्रू एंड फेयर, बट द फैक्ट इज व्हेन आई सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द नोट्स टू अकाउंट्स आर एब्सेंट. सो इट विल बी लीडिंग टू अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अगला प्रश्न देखिएगा, दो साथ में सवाल चलेंगे ये वाले. Can the tax auditor prepare the books of accounts of say proprietorship firms subjected to tax audit? And other question which is quite supplemental to this question, can the tax auditor prepare the financial statements of say proprietorship firms subjected to tax audit? तो मोहित जी आप ये बताएं कि अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के टैक्स ऑडिटर हैं तो क्या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, और दूसरा सवाल क्या उसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऑडिटर हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट
दोनों ही नहीं बना सकते सर। अच्छा, अगर मैं प्रश्न बदल दूं और प्रोप्राइटरशिप की बजाय कंपनी की बात करूं, मान लीजिए कंपनी होती तो सर सेम आंसर मेरा फिर भी सेम सेम रहेगा। आंसर रहता। चलिए अभी आंसर सेम नहीं रहेगा, बदलते हैं। देखिए एक चीज आपके लिए नोट कर लीजिए, बाय वर्च्यू ऑफ गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, I repeat, by virtue of guidance note on independence of auditors, as well as revised code of ethics, for that client of which you are the auditor, he cannot prepare his books of accounts. Books of accounts आप नहीं बना सकते, ये तो बात तय है। लेकिन एक बात जो कहीं ना कहीं शायद कंफ्यूजन मोड में हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चलो नहीं बना सकते, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं? आंसर इज यस। Answer is yes. And this preparation of financial statements of your auditing client is technically known as compilation of financial statements. I repeat, is known as compilation of financial statements. And for this purpose, Institute of Chartered Accountants of India has issued SRS 4410. ध्यान दीजिएगा, SRS 4410 deals with compilation engagement. इसके जो relevant paragraphs है जरा वो देखिएगा, पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 5 क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है, मैं इसको जरा रीड करता हूं और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए क्या लिखा गया है, मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस टू असिस्ट विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। The value of a compilation engagement performed in accordance with this SRS to the users of financial information results from application of practitioners' professional expertise in accounting and financial reporting and compliance with professional standards, including relevant ethical requirements, and the clear communication of the nature and extent of practitioners' involvement with compiled financial information. Since the compilation engagement is not an assurance engagement, a compilation engagement does not require the practitioner to verify the accuracy and completeness of information provided by the management for compilation or otherwise to gather evidence to express an audit opinion or a review conclusion on preparation of financial information. सिंपल सी बात क्या आ रही है, क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आप इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बलबूते पर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए। To the extent you are merely preparing financial statements on the basis of information given by the client without any advisory nature, कि भाई तुमने ये गलत किया, ये सही नहीं किया, तब तक आप उसको कंपाइल कर सकते हो। अगर आप उसको एडवाइस करना शुरू कर दोगे तो आप कवर हो जाएंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर, एंड बाय वर्च्यू ऑफ अगेन द कोड ऑफ एथिक्स इट विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन बीइंग एन ऑडिटर। So compilation should be distinguished from advising engagements. तो ध्यान रखने वाली बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप नहीं बना सकते, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना सकते हैं टू द एक्सटेंट इट इज नॉट रिजल्टिंग इन एनी एडवाइजरी। एंड ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बड़ा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बिटवीन एडवाइजरी एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जहां पर आपने क्लाइंट से कहा कि आपने जो ये एंट्री है गलत की है, एज पर एस ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर क्लाइंट आपसे कहता है कि ठीक है आप एज पर इसको ठीक कर दीजिए, इन दैट वेरी केस आप उसका फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल नहीं कर रहे, आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेक्टिफाई कर रहे हो, विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है, यू आर अलाउड टू कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट यू आर नॉट अलाउड टू कंपाइल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मोहित क्लियर हुआ? यस सर। तो यहां पर आप देखिए ये 2 सवाल पूरे हो गए। अब आता है, कैन द टैक्स ऑडिटर प्रिपेयर एंड फाइल आईटीआर ऑफ से प्रोप्राइटरशिप फॉर्म सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट? आप आईटीआर बना सकते हो? और अगला क्वेश्चन था, कैन यू डिपॉजिट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट? तो जरा दोनों क्वेश्चन टेकअप करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए जो ये कोड ऑफ एथिक्स है रिवाइज्ड, और ये जीएनआई स्टैंड्स फॉर गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये पैराग्राफ नंबर लिखे हुए हैं, ये जो पैराग्राफ नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पैराग्राफ रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के हैं। रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स आप esb.ici.org की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रेड से हाईलाइटेड पोर्शन है मैं केवल वो पढ़ रहा हूं ताकि जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो सके।
पैरा नंबर 604 कहता है प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट might create a self review or advocacy threat to the extent such service becomes an item in the financial statements. बड़ा ध्यान से समझते चलिएगा और इसके बाद आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। पैरा नंबर R 600.7 कहता है a firm or network firm shall not assume a management responsibility for an audit client. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एज्यूम नहीं कर सकते। फर्दर कहा गया providing non-assurance service to an audit client creates self-review and self-interest threat. जैसे कि ITR फाइल करना, क्लाइंट के बिहाफ पर टैक्स जमा कराना, ये बात तो तय है कि वो नॉन एश्योरेंस सर्विस में आ रहा है। आगे का मैं पोर्शन नहीं पढ़ रहा हूं बिकॉज दैट इज सप्लीमेंटल टू दिस रेड पोर्शन। फिर पैरा नंबर 600.7 A3 में एग्जांपल्स दिए गए। एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी कंसीडर्ड अ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूड ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शंस। देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी क्या इंक्लूड करता है? ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन। ITR फाइल करना कोई ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन नहीं है। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करने में हेल्प करना कोई ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन नहीं है। फिर कहा गया द एक्सप्रेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस शैल इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये एडमिन सर्विस की परिभाषा भी है। कहा गया एडमिन सर्विसेज इन्वॉल्व असिस्टिंग द क्लाइंट्स with their routine or mechanical task within the normal course of operations। ध्यान दीजिएगा, normal course of operations है, finalization of financial statements नहीं है। Such services require little to no professional judgment, are clerical in nature. Para number 2.1 of guidance note on independence of auditor states that self-review threat occur when auditor performs services that are themselves subject matter of audit। आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो जो कि खुद ब खुद आप बाद में चेक करने वाले हो, अपनी की गई सर्विस आप बाद में चेक करने वाले हो, तो इससे आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाती है। हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि अगर मैं ITR फाइल कर देता हूं, ITR फाइल करना क्लाइंट का, ना तो ये कोई ऑथराइज ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ही नहीं है इनफैक्ट, और ना ही कोई मैंने ऐसी सर्विस दी है जिसका मैं ऑडिट करने वाला हूं। क्लाइंट ने अगर ITR फाइल की तो मैं ऑडिट थोड़ी ना करता हूं कि क्लाइंट ने ITR टाइम से फाइल किया कि नहीं किया। तो अगर क्लाइंट का ITR आप फाइल करते हो, इन दैट वेरी केस इट इज अलाउड। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्लाइंट के बिहाफ पर आपने टैक्स जमा कराया, तो क्लाइंट के बिहाफ पर अगर आप टैक्स जमा करा रहे हो तो टैक्स जमा कराना इज नथिंग बट मैनेजमेंट हैज ऑथराइज्ड अ ट्रांजैक्शन to be undertaken by you on behalf of the management. It will be covered by para number 600.7 A2 and A3। और जो टैक्स जमा कराया वो ट्रांजैक्शन हुई, और जो ट्रांजैक्शन हुई है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएगी, और इस वाली ट्रांजैक्शन का आप ऑडिट करोगे। तो जो ट्रांजैक्शन आपने कैरी आउट करी आप उसी को ऑडिट करने वाले हो। तो इस वजह से क्लाइंट के बिहाफ पर टैक्स जमा कराना विल रिजल्ट इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। नाउ some people may say how about TDS returns, GST returns? The answer will remain same because filing of returns nowhere are covered in para 600.7 A2 and A3 as well as 2.2.2.3। अब एक और इसमें इशू आ सकता है। कुछ लोग आप में से अब कंफ्यूज होंगे, सवाल पूछेंगे कि भाई आपने अभी कहा SRS 4410 के तहत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट के लिए बना सकते हो, तो क्या वो यहां पर फॉल नहीं करेगा? आंसर इज नो बिकॉज दी वर्ड्स यूज्ड आर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। और अगर वर्ड्स ना भी होते, जब आप SRS 4410 पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बात स्पेसिफिकली लिखी गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप क्लाइंट को बनाने में असिस्ट करते हो तो उस केस के अंदर आपको इंडिपेंडेंस का क्या ध्यान रखना है। अगर आप वो वाले इंडिपेंडेंस के पैरामीटर्स जो वहां लिखे गए ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो देयर इज नो काइंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने के टाइम पर किसी प्रकार का भी एडवाइजरी नेचर नहीं होना चाहिए। तो यहां से एक बात तो तय हो जाती है, जो कि एक बड़ी प्रचलित प्रैक्टिस है शायद, क्लाइंट के बिहाफ पर टैक्स जमा करा देना। तो वो वाला अगर कोई वर्च्यू हुआ, इट विल बी स्क्वेयरली कवर्ड इन द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स एज वेल एज गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। तो यहां पर मैंने जो अभी तक कवरेज किया है वो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर अभी देखे थे। इसमें से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। इसमें AS की बातें भी कवर हो गई हैं, एक दो बातें जो हैं थोड़ी सी ऑडिट से कनेक्टेड थी वो भी कवर हो गई हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं अभी कवर करूंगा इसके बाद। यहां तक कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे आपने ITR का बताया, तो क्या TDS रिटर्न और GST रिटर्न
वो ऑडिटर भर सकता है? हाँ, मैंने अभी इसका जवाब दिया ना कि टीडीएस रिटर्न भी कर सकता है, जीएसटी रिटर्न भी कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है सर कि जो आपने बताया SRS 4410, तो अगर हाँ ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपाइल कर रहा है तो क्या हाँ, दोनों के लिए सेपरेट MRL लेगा? दोनों के लिए सेपरेट एमआरएल आएगा, दोनों के लिए सेपरेट लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी आएगा। ठीक है, मतलब दो सेपरेट असाइनमेंट माने जाएंगे सर। हाँ, दो सेपरेट असाइनमेंट माने जाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और जो आपने सवाल पूछा है ना, ये SRS 4410 में खुद ही लिखा हुआ है, यू हैव टू ऑब्टेन सेपरेट एमआरएल। ठीक सर। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है, एक मेंबर का क्वेश्चन आया था कि जैसे ये नोट्स टू अकाउंट्स जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के बनते हैं सर, क्या ये नोट्स टू अकाउंट्स ऑडिटर को साइन करने हैं? सर जाहिर सी बात है, नोट्स टू अकाउंट्स आर दी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं तो उसका साइन करते हैं, तो उसमें भी साइन होंगे। ठीक सर। बाय वर्च्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 राइट। 1 आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है कि नोट्स टू अकाउंट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट सर। आगे सर बढ़े मोहित जी। एक हाँ जी, लास्ट हाँ जी। क्वेश्चन हो रहा है सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी टैक्स ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स आई हैं कि 2 करोड़ 5 करोड़ की 10 करोड़ की जो लिमिट आई है, मान लीजिए हाँ किसी जी। क्लाइंट का सर टैक्स ऑडिट नहीं बनता हाँ और वो सिंस उसको बैंक में बैलेंस शीट वगैरह देनी होती है तो वो आपको एज ए ऑडिटर बोलता है कि आप ऑडिट कर दीजिए, एंड दैट हाँ, ऑडिट इज नॉट बाउंड बाय एनी अदर लॉ, बट क्लाइंट करवाना चाहता है अपना बुक्स का ऑडिट, तो ये ऑडिट सर ये कौन यहाँ से पर कवर हो जाएगा ना, ये कवर हो जाएगा अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैविंग अटेस्टेशन फंक्शन। ओके। सो आपको इसकी याद हो ना, शुरू में प्रीफेस दिखाया था, प्रीफेस के राइट अंदर पैरा 3.3 था, राइट अदर अटेस्टेशन फंक्शन में कवर हो जाएगा। भाई राइट। जहां पर भी सीए को अपना साइन लगाना पड़ा, वहां पर जो भी आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो उस क्लाइंट पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, उसकी कंप्लायंस चेक करनी पड़ेगी। सो इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है सर वो ऐसे 700 के हिसाब से बनेगी? हाँ, ऐसे 700 के हिसाब से बनेगी। ठीक सर। तो जो अभी तक हमने बातें की मोटा मोटी थोड़ी सी एएस से लिंक थी, दो चार बातें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से भी कनेक्टेड थी, कोड ऑफ एथिक्स से कनेक्टेड थी। अब जो बातें होंगी वो प्योरली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कनेक्टेड हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मैं इसमें मोटी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित होंगी, जो कि टॉपिक के अंदर भी स्कोप में लिखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये ध्यान देने वाली बात है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो हम बोलते जरूर है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोल जाते हैं। प्रॉपर तरीका क्या है कि वी डू हैव एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जिसके टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। दूसरा है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, जिसमें से मैंने एक की बात की 4410। फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE, जनरली लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है जब रिव्यू रिपोर्ट फाइल होती है। फिर नंबर 4 आता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, मैंने इसका हल्का सा रेफरेंस दिया था, SAE 3400 प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। और फिर आता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल 1 SQC1। इसके अंदर दो मोटी बातें हैं जो मैं भी डिस्कस करूंगा। आपको याद है जो हमने शुरुआत की थी तो ऐसी मिलती जुलती क्लिप पहले भी आई थी। अगर हम कंपनी सेट की बात करें तो सेक्शन नंबर 143(9) आता है, 143 सब सेक्शन 9 ऑफ कंपनी सेट आता है, जहां लिखा गया है ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, वहां तो साफ साफ लिखा गया कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग कंप्लाई करने ही करने हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी सेक्शन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नहीं दिया गया, चाहे तो रिस्पेक्टिव एक्ट्स की बात करें वहां पर, चाहे हम और कंपनी लॉ की बात करें वहां पर भी। तो सवाल उठता है कि अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए ऐसा कोई सिमिलर सेक्शन नहीं है, तो क्या ऑडिटर ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंप्लायंस ऑफ रिलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? आंसर इज नो। घूम फिर के हम कहां जा रहे हैं वापस? सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। अब सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्या बोलता है? आप सारे पॉइंट्स को छोड़कर सेकंड बुलेट पॉइंट देखिए। There will be professional misconduct if he certifies or submits a report on examination of financial statements without examining such statements and the related records. जो लिखा है ना विदाउट एग्जामिनिंग, इसका मतलब है बिना ऑडिट एविडेंस रिसीव किए। और जो लिखा है रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होता है आपका ऑडिट रिपोर्ट।
ऐसे 700। और अगर हम ये सारी बातें भी छोड़ दें, सबसे आखिरी में देखिए, he will be guilty of professional misconduct if he fails to invite attention to material departure from generally accepted procedure of audit। तो आपने कोई भी SA स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो नहीं किया तो आप गिल्टी हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप अपनी रिपोर्ट में बता दें कि इस ऑडिट को करने के दौरान मैंने फला फला ऐसे फॉलो नहीं किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा हल्का फुल्का रहेगा डिस्कशन। जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, फॉर्म 3CA हो या 3CB हो, तो क्या उसमें रिपोर्ट में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपको बाध्य करते हैं, आपको मैंडेट देते हैं कि आपको ऐसे की कंप्लायंस करनी ही करनी है? प्लीज मुझे ये जवाब मत दीजिएगा गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है कि टैक्स ऑडिटर हैज टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है, लेकिन क्यों लिखा गया है? कुछ तो ऐसे अल्फाज रहे होंगे ना 3CB फॉर्म के अंदर या 3CA फॉर्म के अंदर जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए कहते होंगे। मोहित जी, कोई आपका जवाब होगा? क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो मेन फेस होता है 3CB या 3CA, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां पर ये पता चले कि डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं? सर नो कमेंट्स ऑन दिस। नो कमेंट्स? आप तो बड़ी सेलिब्रिटी की तरह जवाब दे रहे हो यार। नो कमेंट्स। चलिए देखिएगा, देखिए नई लर्निंग आपकी होने वाली है, यहां ध्यान दीजिए। पहली चीज, वी डू हैव ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ना ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने प्रीफेस इशू किया था, जैसे हमने प्रीफेस देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ऐसे ही प्रीफेस है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी। और उसमें ये बात लिखी गई, आप लास्ट पैराग्राफ देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू एंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंप्लाइड विद। पैरा 11 ऑफ प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बात तो तय है कि आपको ऐसे ही कंप्लायंस करनी है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग है जिसका मैं उत्तर अब दूंगा कि मान लीजिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं, उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो अल्फाज आपको ये देखने के लिए प्रेरित करें या बाध्य करें कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेबल कहां कहां हो रहे हैं। आंसर इज अ बिग यस। आंसर इज अ बिग यस। देखिए कैसे। So these are the matters which you need to look into as an auditor of non-corporate entity. फॉर्म 3CA देखिएगा, उसका पैरा नंबर 3 क्या कहता है? केवल हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रहा हूं मैं। इन माई और आवर ओपिनियन, माई और आवर इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सप्लेनेशन गिवन टू मी और अस, ऑब्जर्वेशंस और क्वालिफिकेशंस, ये शब्द जो है माइंड में रखिएगा। ऐसी हम बात करें फॉर्म 3CB की, तो पैरा 1 के अंदर क्या आता है? एग्जामिन द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर। फिर आता है पैरा 2 फॉर्म 3CB, बैलेंस शीट एंड P&L एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, हेड ऑफिस ब्रांचेस, ये हेड ऑफिस ब्रांचेस माइंड में रखिएगा। फिर आता है ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ये वाले वर्ड्स दिमाग में रखिएगा। ये सारे वो अल्फाज हैं जो हाईलाइटेड हैं जहां पर एसएस एप्लीकेबल हो रहे हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट एट हेड ऑफिस एंड द ब्रांचेस, माई आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये कोई छोटे मोटे वर्ड्स नहीं है। जितने भी वर्ड्स आप ये लाल रंग से देख रहे हैं, हाईलाइटेड हैं, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि आपको एप्लीकेबल एसएस की कंप्लायंस करनी है। देखिए कैसे। आप देख रहे हैं टेबल आ रहा है, ये इसमें देखिए जो लिखा है ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट SA 500 ऑडिट एविडेंस। तो जब आप कहते हैं ना कि आई हैव ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, मतलब क्या इंफॉर्मेशन का मतलब है? ऑडिट एविडेंस रिसीव कर लिया है मैंने, तो ऑडिट एविडेंस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा? SA नंबर 500। फिर आता है अगला अल्फाज, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम, ऑब्टेन्ड एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन क्या है? जो मैनेजमेंट आपको चीजें बता रही है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। फिर आ रहा है नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो नेसेसरी का मतलब क्या है? कि आपने जो ट्रांजेक्शन को वाउच वेरीफाई किया, उसका रिस्क असेस किया कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रांजेक्शन मेरे सामने है इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। ये गड़बड़ असेस करना क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज देयर टू। सो नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ मींस यू हैव टू चेक SA 315 एंड SA 330। ब्रांच का ऑडिट आपने किया है या ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया है और उसकी रिपोर्ट आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ब्रांचेस वर्ड जो इस्तेमाल हुआ उसके लिए क्या लगेगा? SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। आप लिखते हैं आई हैव एग्जामिन्ड
मतलब क्या है एग्जामिन का वाउचिंग वेरिफिकेशन, इसके लिए आता है हमारे पास एस 450 जो बात करता है ऑडिटर्स के लिए हाउ टू इवेल्युएट विद स्टेटमेंट्स। फिर हम कहते हैं कि माय ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस आर एज फॉलोज। ये ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन कहां से आएंगी, या तो क्लीन रिपोर्ट होगा, या क्वालिफाइड रिपोर्ट होगा, या एडवर्स होगा, या डिस्क्लेमर होगा। इसके लिए हम कहां जाएंगे, एसए 700 सीरीज which deals with the form and content of the audit reports। फिर हम जब बात करते हैं ऑडिट्स की तो उसमें आइटम्स आते हैं स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेंडिंग लिटिगेशंस। इसके लिए हम कहां जाएंगे, एस से 501 ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन। एस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 43B, तो कैश बेसिस पे खर्चा अलाउ होता है, 40A ऑफ इनकम टैक्स एटसेट्रा। तो जो हम टैक्स ऑडिट करने के दौरान इनकम टैक्स के भांति भांति प्रोविडेंसी कंप्लायंस चेक करते हैं, किसके तहत चेक करेंगे हम, एसए नंबर 250। 3CD के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस भी आते हैं, कंपैरेटिव्स की बात भी होती है। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, एसए 510, एसए 710। टैक्स ऑडिट के दौरान आपने हो सकता है कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाई हो, जैसे कि एमएसएमई से आती है जनरली कंफर्मेशंस, तो उसके लिए आएगा एसए 505। बाकी सब चीजें अलाइड हैं, गोइंग कंसर्न चेक करना एसए 570। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जैसे 43B का खर्चा, पीएफ, ईएसआई मार्च का फाइनेंशियल क्लोजिंग के बाद जमा हो रहा है, तो ये क्या है मेरा सब्सिक्वेंट इवेंट। तो टैक्स ऑडिट के अंदर भी सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करना है, एसए नंबर 560। पार्टी रिलेटेड 40 में भी चला जाता है, एसए 550। लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी आपको साइन करवाना है क्लाइंट से, एसए 210। और जितनी बातें हमने की उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, वो हो जाएगा एसए नंबर 230। तो ये कहना गलत होगा कि जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू फॉलो मोस्ट ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें से जो अभी हमने एक बात की थी, आप देखें एक बार फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखिएगा, लिखा है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर। इसके लिए कोई एसए नहीं है, इसके लिए हमारे पास आता है केवाईसी नॉर्म्स। 1 जनवरी 2017 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने केवाईसी गाइडलाइंस नोटिफाई की, जो कि मैंडेटरी है, एंड दिस आर एप्लीकेबल टू मेंबर्स इन प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अटेस्ट फंक्शन। तो अटेस्ट का मतलब तो ऑडिट भी हो जाएगा और अदर देन ऑडिट फंक्शन भी हो जाएगा, जहां पर आपके साइन हो रहे हैं। तो आपने अपने वो क्लाइंट जिनका आप अटेस्टेशन करते हैं उनके लिए ये फला फला जो चीजें लिखी हैं, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसको बोलते हैं केवाईसी रिकॉर्ड। उसमें से एक रिकॉर्ड हमने क्या रखना है, पैन का। आप देखिएगा ये पॉइंट नंबर सी, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, पैन, सिन, एटसेट्रा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास कौन सा एसए आता है, एसए नंबर 230। एसए 230 क्या कहता है, ये हम बात कवर कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। एसए 230 कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो नोन एज वर्किंग पेपर, एंड वर्किंग पेपर्स हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट, सुपरवाइजिंग द ऑडिट एंड प्रूविंग दैट ऑडिट वाज एक्चुअली कैरिड आउट। अब ध्यान दीजिएगा 3 बुलेट पॉइंट्स, इस पे सवाल बनेगा थोड़ी देर के बाद। एसए नंबर 230 कहता है ऑडिट फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग पेपर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड are the records which comprise of number 1 audit procedure applied, number 2 audit evidence obtained, and number 3 audit conclusions achieved during the course of audit examination। तो ऑडिट फाइल या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल किया, आपने क्या क्या ऑडिट एविडेंस कैसे कैसे ऑब्टेन किया, आपका कंक्लूजन क्या आया। इन तीनों चीजों का जो रिकॉर्ड होगा उसको हम बोलेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और ये हम सभी जानते ही हैं, जो वर्किंग पेपर्स आप बनाते हो, दीज वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर्स। ये वाली बात एसए 230 में भी लिखी गई है, और इसके लिए डिसाइडेड केस लॉ भी है, चांत्रे, मार्टिन एंड कंपनी केस, जहां पे कहा गया था वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर्स एंड इट इज हिज डिस्क्रिशन टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ द सेम टू थर्ड पार्टीज। लेकिन अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है और वहां आपको कहा जाएगा अपनी कॉपीज दीजिए वर्किंग पेपर्स, आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पीयर रिव्यू बोर्ड, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड आपसे कहता है कि हमें कॉपी दीजिए वर्किंग पेपर्स की, आपको देनी पड़ेगी। एक बात हुई थी एसक्यूसी 1 की, तो एसक्यूसी 1 की 2 मोटी बातें हम यहां कर लेते हैं। एसक्यूसी 1 कहता है दैट ऑडिट फाइल शुड बी असेंबल्ड विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझिए इसका मतलब क्या है। आपका आर्टिकल असिस्टेंट क्लाइंट के पास जाता है ऑडिट करने के लिए, और जब उसने पहले दिन ऑडिट किया तो अपने कुछ वर्किंग पेपर्स बनाए A4 शीट पर, वो उनको स्टैपल करके ले आया। डे 2 पे गया, फिर उसने कुछ पेपर्स बनाए, डे 3 पे कुछ पेपर्स बनाए। तो होगा क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट he will be having loose leaf of A4 size sheet with respect to the working papers of the client। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो ये लूज लीफ में वर्किंग पेपर्स बन रहे हैं, आप इनको बंच करके एक फाइल में लगा दो, और इसकी समय सीमा तय की गई जो कि है 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
ये 60 दिन आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं है, आफ्टर द एजीएम डेट नहीं है, इट इज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और फर्दर कहा गया जो भी डॉक्यूमेंटेशन सीए बनाएगा एज ऑडिटर दैट शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर 7 years एटलीस्ट। तो 7 साल तक आपको प्रिजर्व भी करना होगा। ये मोटी मोटी चीजें डॉक्यूमेंटेशन की हैं। कुछ एक केस स्टडीज है मेरे पास, जरा जवाब दीजिएगा। सो लेट अस हैव द केस स्टडीज ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। केस नंबर 1, मोहित जी आपसे जवाब चाहिए होगा, आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी ऑडियंस जवाब दे मुझे बता दीजिएगा। केवल 5 मिनट का सेशन बचा है, तो केस स्टडीज उसमें कवर हो जाएंगी, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो कवर कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए, मिस्टर एक्स इज द ऑडिटर ऑफ एबीसी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. He is of the opinion that there is no need to wait and gather external confirmations because it involves much time and cost. In the notes to accounts, however, the management disclosed that certain debtors and creditor balances are subject to confirmation. आप देखते होंगे कि ये वाला सेंटेंस बड़ा कॉमन है, certain debtors and creditors balances are subject to confirmation. तो मुझे बताइए इसमें कोई डेफिशिएंसी है? इसमें कुछ डेफिशिएंसी है? आ रहा है। अब देखिए जो बात लिखी गरम है, कोयले करके मोटा मोटा तैयार कर रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे। सूरज खड़ा है भाई। सर डेफिशिएंसी लग रही है सर। देखिए पहले तो ऑडिटर क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज कौन टाइम लगाए या कॉस्ट लगाए। एक तो यही गलती है। अगर आप देखेंगे एसए 200 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, वहां साफ साफ लिखा गया है कि टाइम एंड कॉस्ट कैन नॉट बी टेकन एज एक्सक्यूजेज फॉर नॉट ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज आल्सो वन काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो समय लगेगा या खर्चा होगा, ये अपने आप में बहानेबाजी नहीं हो सकती ये कहने के लिए कि मैं एविडेंस ऑब्टेन नहीं करूंगा। दूसरी चीज, अगर आप एसए 705 पढ़ें तो वो कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो सर्टेन डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, तो या तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन दीजिए या फिर आप एसए 706 के तहत एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दीजिए। आप क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते अगर नोट्स टू अकाउंट के अंदर लिखा गया है कि बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। तो यह दो लर्निंग आती हैं, टाइम एंड कॉस्ट कैन नॉट बी एक्सक्यूज, एंड नंबर सेकंड, if certain balances are subject to confirmation then clean report cannot be issued. नंबर सेकंड देखिएगा, मोहित जी आपने कुछ सेटिंग चेंज की है क्या? स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। नहीं स्क्रीन दिख रही है सर आपकी। एक मिनट दीजिए, 1 सेकंड दीजिए सर। नहीं सर सेटिंग तो कोई चेंज नहीं की सर। अच्छा स्क्रीन दिख रही है सर। केस 2 पे आते हैं। केस 2 नजर आ रहा है आपको भी? हाँ केस 2 नजर आ रहा है सर। ठीक है, केस 2 देखिएगा। The auditing non-corporate client has provided rupees 2 lakhs as provision for bad and doubtful debts in the books of account, while the auditor is challenging this provision and opines that it should be rupees 5 lakhs. After much deliberations and consideration, both the auditor and auditee concluded at a provision of rupees 4 lakhs. The auditor did not document these deliberations and considerations as he is of the view that once he is satisfied, there is no need to keep any such record in his file. देखिए इसमें क्या मसला है। ऑडिटी कहता है कि प्रोविजन बनना चाहिए डाउटफुल डेट्स का 2 लाख रुपए, ऑडिटर कहता है कि प्रोविजन बनना चाहिए 5 लाख रुपए। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक सहमति पर आते हैं कि प्रोविजन बनना चाहिए 4 लाख रुपए। फिर ऑडिटर कहता है कि जब क्लाइंट राजी है, मैं राजी हूं 4 लाख की प्रोविजन पर, तो इस बात का डॉक्यूमेंटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो क्वेश्चन अराइजेस, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के ट्रीटमेंट पर क्लाइंट और ऑडिटर कंसेंसस पर आ जाते हैं, सहमति पर आ जाते हैं, तो क्या ये कहना उचित होगा that there is no need to have any documentation for such consensus? आंसर इज नो। आप किसी आइटम पर अगर कंसेंसस पर आ भी जाते हैं तो भी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। क्यों करना होगा? अगर आपको याद हो एसए 230 के अंदर एक बात लिखी थी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्राइजेस ऑफ ऑडिट कंक्लूजन्स अचीव्ड। सो आप किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर सहमति पर कैसे आए,
उसके रीजंस क्या थे, वो रीजंस आपको डॉक्यूमेंट करने होंगे। नंबर 3 देखिएगा, ABC and Company is a partnership firm. The depreciation was provided in the books of account in accordance with the rates prescribed under Income Tax Act. What audit consideration should be observed by auditors in this regard? ये लास्ट केस स्टडी है, आप मुझे बताइएगा। जनरली आपने देखा भी होगा, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की किताबें होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उसके अंदर आप पाते होंगे कि डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कर देते हैं। क्या ये उचित है, क्या ये ठीक है? मोहित जी को आपका जवाब, और अगर ये गलत है तो क्या गलती है इसमें? सर हम लोग तो जनरली अपनी रिपोर्ट में स्टेट करते हैं कि डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर ऐसा करते हैं तो सरासर गलत है। इनकम टैक्स एक्ट की डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड की जाती है वो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो बात करता है, जो नया AS 10 आया, पहले भी बात यही थी लेकिन आज मैं AS 10 की बात कर रहा हूं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बात करते हैं वो कहते हैं डेप्रिसिएशन इन द बुक्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो अगर आपका नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट है और उसकी किताबों में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, तो इट इज बाय डिफॉल्ट अ वर्च्यू। कल को अगर टैक्सेशन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आपका रिव्यू करे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, तो अपेरेंट गलती क्या है? अपेरेंट गलती यह है कि ऑडिटर ने कहा कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, जबकि ट्रू एंड फेयर नहीं था, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन था वो एज पर यूजफुल लाइफ नहीं था, एज पर इनकम टैक्स एक्ट था। तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल मिस्टेक व्हिच जनरली हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मेरी तरफ से तो यही है। आपकी कुछ क्वेरीज बाद में हो तो आप मुझे ईमेल या फोन करके पूछ सकते हैं। मीनवाइल कुछ मैं क्वेरीज है इसकी तो मैं क्वेरी अभी पूछ सकता हूँ? अवेलेबल हूं पूछने के लिए। हाँ सर जी, मैं क्वेरी पूछ सकता हूँ इस पे? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो आपने अभी डेप्रिसिएशन वाली बात करी है, जनरली हाँ। क्या होता है सर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज काफी पुरानी चल रही हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल पुरानी चल रही हैं। जनरली हाँ। क्या है कि सारे लोग ही डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट चलता है, ओपनिंग WDV कितनी है, एडिशन कितनी हुई, प्लस माइनस, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और आगे चले। ठीक अब है। अगर हम आपकी AS 10 वाली की, जैसे आपने अभी बताया कि हम इसको चलो रीड्राफ्ट भी करते हैं, हाँ। अब क्लाइंट के पास सर इतने पुराने डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको रीड्राफ्ट कैसे करें और क्या इसके बारे में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? सर इसके अंदर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम इनकम टैक्स जी। एक्ट की बात करें तो उसको रिकंसाइल करते हुए चलना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो आपकी असेसमेंट की रीओपनिंग है, मैक्सिमम कितने ईयर्स की हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहना तो गलत नहीं होगा कि उतने सालों के तो आपके पास बुक्स वैसे भी होने चाहिए, रिकॉर्ड्स वैसे भी होने चाहिए। उतने तो है ही है अगर वो सर, 10 रिकॉर्ड्स, साल तो मिल जाएंगे। हाँ अगर वो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे टू दैट वेरी एक्सटेंट, तो उतना डेप्रिसिएशन आपको ठीक से कंप्यूट करके एज प्रायर पीरियड आइटम करंट ईयर में प्रोवाइड कर देना चाहिए। सर उतना तो कर लेंगे, लेकिन जो उस समय मान लीजिए 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012 के दिन जो ओपनिंग आ रहा होगा, उसका फिर हम क्या सोल्यूशन करें? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या होती है, देखिए बाकी तो सारे ठीक कैलकुलेट हो नहीं हो जाएंगे। सकता है, अगर वो ठीक नहीं हो सकता है तो आप एसए नंबर 510 लगाइए। अच्छा एसए जी। नंबर 510 बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की, और आप रिपोर्ट कर दीजिए दैट देयर इज अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन द ओपनिंग बैलेंसेस, द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ व्हिच इज नॉट असर्टेनेबल फॉर द वांट ऑफ इंफॉर्मेशन। एज ऑडिटर तो आप सेफ है ना, कम से कम कि आपने डिस्क्लेमर कर दिया इस चीज के लिए। ओके ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी कोई भी पोजीशन आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी ऐसे, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसे ये तो नहीं बोलता ना कि जो चीज इम्प्रैक्टिकेबल हो वो भी करके लानी है। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो आप मत कीजिए, नहीं हो सकता है तो, लेकिन आप इसको रिपोर्ट तो कर दीजिए। रिपोर्ट क्या करेंगे, दैट फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल, और वहां पर वो मैटर क्लोज हो जाता है। जितना असर्टेनेबल है उसको आप प्रायर पीरियड आइटम बनाकर आप उसको करेक्ट करवा दीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लाइंट की। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मोहित जी। थैंक यू सर, एक मिनट। थैंक यू कमल सर फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपने पूछे मेरे को अकॉर्डिंग उनके आंसर्स आई ओपनर थे फॉर ऑल द मेंबर्स। अगर किसी मेंबर की कोई भी क्वेरी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड today's session. PPT will be shared by Kamal sir,
and I will share that PPT with all of you. सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। यूथफुल लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए क्या पैरामीटर आप सजेस्ट करेंगे साहब? सर ये केस टू केस डिपेंडेंट होगा। जनरली क्या होता है, जब हम नई मशीन खरीद के लाते हैं, जनरली बता रहा हूं मैं, तो उस केस के अंदर जिससे मशीन खरीद के लाए हैं उससे सर्टिफिकेट ले लीजिए कि यूजफुल लाइफ ये है। और अदरवाइज क्योंकि कंपनी तो है नहीं, तो आप इंटरनल असेसमेंट भी कर सकते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट ही आपको रिप्रेजेंट कर दे कि यूजफुल लाइफ ये है। और जो यूजफुल लाइफ है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एस्टिमेट, और बीइंग एन एस्टिमेट आप इसका एमआरएल पे ले लीजिए। और फिर हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आता है एस 540, ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अगर आपको लगता है कि एस्टिमेट रीजनेबल है, वेल एंड गुड। आपको लगता है एस्टिमेट रीजनेबल नहीं है, तो आप इसको अपने रिपोर्ट में एम्फेसाइज कर दीजिए। और अगर क्लाइंट आपका ठीक है, आपकी बात को समझकर आगे बढ़ना चाहता है, तो किसी एक्सपर्ट से यूजफुल लाइफ सर्टिफाई करा लीजिए। बट मेरा अपना पर्सनल व्यू है, अगर कोई एंटिटी आपकी लेवल 3 या लेवल 4 में आ रही है, तो वो जनरली माइक्रो और स्मॉल में चली जाएगी। वहां पर अगर मैनेजमेंट खुद भी लिख के दे दे कि हमारे नजर में यूजफुल लाइफ मशीन का ये है, तो उससे काम चल जाएगा। बट ये वाला सिस्टम में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। बेहतर होगा वहां पर एक्सपर्ट से ही रिपोर्ट ली जाए। लेकिन सर एक बात और बताए, जहां आज तक वो प्रैक्टिस हमने फॉलो की है कि डेप्रिसिएशन एडमिन प्रोवाइडेड एज इनकम टैक्स रूल्स रेट्स जो भी है, वहां 2021 की बैलेंस शीट में रीइंस्टेट कर दिया गया बेस्ड ऑन द यूथफुल लाइफ। इसका सर मैं एक सवाल, आइटम डाल दिया। इसका मैं सवाल, वैसे देखिए अगर ठीक करेंगे तो प्रायर पीरियड आइटम के हिसाब से ही आएगा, बिकॉज इट इज अ प्रायर पीरियड के हिसाब से। अब जो मन में चल रही होगी ना दुविधा सभी लोगों के, वो ये चल रही होगी कि ठीक करें कि ना करें। नहीं वो तो करना ही पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि गलत है तो गलत है। मैं नहीं कह रहा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि गलतियां हुई हैं। और ये और मैं समझता हूँ सर ये तो 80% केसेज में हुई होंगी सर। हमने तो प्रैक्टिस में सीखा ही हुई होगी, 100% हुई होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, समझने वाली बात ये है कि जब आप ये चीजें ठीक करेंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स के ना डिस्क्लोजर भी जाएगा कि ऐसा हुआ था और अब ऐसा किया है। और वो जो डिस्क्लोजर है ना, वो एज पर AS 4 और AS 5 के हिसाब से आएगा। ठीक है सर। क्या उसमें अगर मैं प्रोफेशनल हेल्प आपके चाहिए, कोई ऐसी लैंग्वेज जिससे कल को फंस नहीं जाए, तो वहां हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वो जो लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि AS में लिखी गई है। आप जब AS डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप कंट्रोल F लगाइएगा और वर्ड लिखिएगा डिस्क्लोज। ठीक है सर। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सामने होंगी, जो जो उसमें बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं वही डिस्क्लोज करना है। कोई लैंग्वेज नहीं है उसके अंदर, एक चेकलिस्ट टाइप दे रखा है, वही आपको पॉइंट बनाकर डिस्क्लोज करना है। नहीं सर, गर्ग साहब ये है ना कि अपेरेंटली ये बात तो हो गई कि हम इस बात को एडमिट करने जा रहे हैं कि आज तक हमने गलतियां करी है। हाँ, मतलब क्लाइंट ने गलती की, आप ये एडमिट मत करना ना कि ऑडिटर ने गलती की है। वो सर ये तो इम्प्लाइड है ना। ये वाली बात आप यहाँ तो बोल सकते हैं ना, आगे मत बोलिएगा ना। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी आई ओपनर चीज है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। किसी और मेंबर की कोई क्वेरी? महेश जी, ब्रिजमोहन जी, सुशील जी, देवेंद्र सिंह नागपाल जी। मोहित जी, क्वेरीज ना आने पर तो एक ही सवाल उठता है, और सवाल ये उठता है, अगर मुझे सवाल पूछना हो क्लियर और ऑल क्लियर। सर मेरे को क्लियर बोलूंगा तो समझ में आ गया, ऑल क्लियर का मतलब है कि सर से चला गया। नहीं, सर से तो नहीं गया सर। देखिए ये तो क्लियर है कि सर से तो नहीं गया। मेंबर्स डाउट में होंगे कि जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे और अब आगे कैसे करना है। सो दैट कैन बी। मैं यही कहूंगा जो भी डेलिब्रेशन हुई, देखिए होता क्या है, मतलब 22 साल से जो मेरा तजर्बा है, हालांकि काफी सारे श्रोता यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका तजर्बा मुझसे बहुत ज्यादा होगा, बट फिर भी जो भी मैंने लर्निंग ली, एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। ट्रेडिशनली जो हम प्रैक्टिशनर्स हैं वो टैक्सेशन पे ही ध्यान देने में लगे जाते हैं। GST आ गया, टैक्सेशन अमेंडमेंट आ गई एंड सो ऑन, और वो अमेंडमेंट्स के चलते हम एक बेसिक चीज भूल जाते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पे साइन भी हमने ही करना है। तो टैक्सेशन कंप्लायंस तो आपने चेक कर ली, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वक्त जो कंप्लायंसेस चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड वो तो हमने नहीं की। तो हुआ क्या, हाफ हार्टेड कंप्लायंस हुआ। और हाफ हार्टेड कंप्लायंस के बाद ये कहना कि मेरी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं थी,
it could be taken as an excuse, but not the reason for non-compliance. तो मेरा तो सुझाव यही होगा कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब आगे से अब काम करें, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कंप्लायंस AS/SA की भी होनी चाहिए। और ये तो स्टडी सर्कल जो है रावत सर का बनाया हुआ है, तो रावत सर ने तो अपना जीवन जो है वो AS को ही समर्पित कर रखा था, SA को समर्पित कर रखा था। तो मुझे लगता है जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको तो कंप्लायंस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। राइट सर, थैंक यू कमल सर फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल सर से कि प्लीज आप ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा। हाँ जी सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू कमल सर वंस अगेन फॉर योर आई ओपनर। थैंक यू। Thank you, each one of you. Good evening. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.